हेलो एमएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल स्कॉलर्स। आज मैं आपका मीजो आयनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 लेके आई हूँ, जिसमें हम अभी टाइप ए कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देख रहे थे, जिसमें से हम 2 कर चुके हैं। ये अपना थर्ड एग्जांपल है 1,3-डायएजोलियम 4 ओलेट। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर आपको ये मैंने बना के दे रखी है। अगर इसकी नेमिंग की बात करूं तो 5 मेंबर्ड रिंग में क्या है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या जाएगा डाई एजा, और 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओलियम, और साथ में क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन लगा है तो ओलेट। अब इनकी पोजीशंस की मैं बात करूं तो भाई हेट्रो एटम को प्रायोरिटी पहले मिलती है, तो अगर मैं यहां इस नाइट्रोजन से प्रायोरिटी की बात करती हूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे क्या लगा होगा ओलेट। अब बात आई तो यहाँ 1 और 3 पे तो क्या आ गया नाइट्रोजन आ गया, और 5 पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स ओलेट आ रहा है। तो जब 5 पर ओलेट आ रहा है और 1, 3 पर नाइट्रोजन आ रहा है, तो हम अगर इधर से भी कर चलते हैं, इस वाले नाइट्रोजन से चलेंगे, तब भी हमारा 1, 3 नाइट्रोजन ही आएगा। 1 और 3 पर क्या आ जाएंगे नाइट्रोजन आ जाएंगे, यानी कि प्रायोरिटी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, पर इस ऑक्सीजन को लीस्ट प्रायोरिटी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1, 2, 3, 1, 3 हो गया ना, 1, 2, 3, 4 पर क्या आ गया ओलेट आ गया, एंड 5, तो 1, 3 डाइएजोलियम 4 ओलेट, यह आपकी टाइप ए कंपाउंड हो गया। अब बात करती हूँ कि इसकी यूजेस की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो इसका जो यूज है, ये आपकी जो डाइज इंडस्ट्रीज होती है वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है फैब्रिक को डाई करने के लिए। दूसरा, अगर मैं इसकी यूज की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनाने के लिए यूज होता है डाइएजोलियम का, जैसे कि एराइल डेरिवेटिव्स जितने होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन्स एंड इमोबिलाइज सेलुलाज को मॉडिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इनके यूजेस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी सिंथेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस वो ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम सिंथेसिस से ही शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसका इतना ही था, इसकी सिंथेसिस से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सिंथेसिस है फ्रॉम 1,3-ऑक्साजोलियम 5 ओलेट। इसके थ्रू इसका प्रिपरेशन होगा किसके साथ, फेनाइल आइसोसाइनेट के साथ इसकी रिएक्शन करी जाएगी और हम 1,3-डायएजोलियम 5 ओलेट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1,3-डायएजोलियम 5 ओलेट जो है, अब बात करेंगे आप इसका, सॉरी 1,3-डायएजोलियम नहीं, 1,3-ऑक्साजोलियम 5 ओलेट जो है, यहां पर इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करोगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसको रहेगी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को ही रहेगी। तो ऑक्सीजन को 1, 2, 3, तो 1 पे ऑक्सीजन, 3 पे क्या आ गया नाइट्रोजन, 4 एंड 5, तो 1, 3 ऑक्साजोलियम, ऑक्सा प्लस एजा और ओलियम, तो ऑक्साजोलियम 5 पर क्या आ गया आपका ओलेट आ गया। ठीक है, तो 1,3-ऑक्साजोलियम 5 ओलेट। इसकी हम 1,3 डाइपोलर स्पेसीज लेंगे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट्स, 1,3 डाइपोल की तरह करेगा, और इसकी रिएक्शन किसी डाइपोलरोफाइल के साथ कराएंगे। अब स्टूडेंट्स डाइपोलरोफाइल के साथ कराएंगे तो यहां पर हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहां पर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर जाएगी। तो किसके पास जाएगी स्टूडेंट्स, कार्बन के पास जाएगी। तो जैसे ही ये कार्बन के पास जाएगी, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, इस एल्काइल वाले कार्बन के पास। ठीक है, अगर बात आती है कि अब यहां पर ये होगा तो किसके साथ बॉन्ड बन गया, R1 वाले कार्बन के साथ एंड R3 वाले कार्बन के साथ। यहां पर देखिए ये R1 वाला कार्बन है एंड ये R3। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो कि इसको R1 क्यों दिया, ये R2 क्यों दिया, ये R3 क्यों दिया, तो ये मैंने नंबरिंग की वजह से मैंने इनको अलग अलग नंबरिंग दे दी है। ये हो सकते हैं तीनों अलग भी हो सकते हैं और तीनों सेम भी हो सकते हैं, ये बस नंबरिंग की वजह से मैंने इनकी नंबरिंग यहां पर कर रखी है। R1 वाला कार्बन किससे बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड, R1 वाला कार्बन ने नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया, फिनाइल रिंग लगी हुई है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड इस कार्बन ने R3 वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। आपकी एक साइक्लिक एडक्ट बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये साइक्लिक एडक्ट स्टेबल नहीं है, तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। अब ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से CO2 एज अ गैस रिलीज होगी। किस तरीके से होगी, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ये R1 वाले कार्बन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट हो गई, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो गए।
पाई बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ के R3 वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं ये बॉन्ड जो टूटा तो यहां से ये जो आपका CO2 निकला इसको मैं दिखाऊं तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका R3 है ये, और नाइट्रोजन एंड ये आपका R1 है। इस नाइट्रोजन पे फिनाइल रिंग लगी है एंड ये R2 वाला है। तो इस कार्बन पर तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो क्या करेंगे, ये लोन पेयर अपने क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे इस कार्बन को, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो पाई बॉन्ड जनरेट होगा और इस कार्बन पे से पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। साथ में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो ये कुछ आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर मैं बनाऊं तो ये आपकी जो बन जाएगी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन पे कौन, इधर कार्बन पे R1 लगा हुआ है, इसी कार्बन से क्या लगा हुआ है, आपका एक और नाइट्रोजन लगा हुआ है, और यहां आपका क्या आ जाता है, ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये आपकी 5 मेंबर रिंग। अब क्या हुआ, ये नाइट्रोजन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये पाई बॉन्ड जनरेट होता है, तो ये पाई बॉन्ड पे पॉजिटिव आ गया। यहां देखिए इस नाइट्रोजन पे कौन है, R2 है, यही नाइट्रोजन से कौन जुड़ रहा है, R3 है। R3 और ऑक्सीजन वाले कार्बन के पास अगेन पाई बॉन्ड आ गया। तो देखिए ये आपका मीजो आयोनिक कंपाउंड ही बन गया आपका। 1 और 3 पर क्या है, 2 नाइट्रोजन ग्रुप है तो डाई एजोलियम 4 ओलेट, 1 2 3 1 3 डाइएजोलियम 4 ओलेट, जिसको मैंने यहां पर ये क्लियर स्ट्रक्चर बना रखी है। रिएक्शंस इनकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के आ जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता। अगर आप मैकेनिज्म भी लिख के आएंगे स्टूडेंट्स तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है, स्कोरिंग भी रहता है आपका पेपर, मार्क्स अच्छे भी मिलते हैं। ठीक, तो ये मैकेनिज्म सिंपल सी थी। नेक्स्ट आपकी मैकेनिज्म आती है फ्रॉम एमिडाइंस। अब एमिडाइंस के साथ रिएक्शन जो होगी आपकी, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, नाइट्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कौन इलेक्ट्रॉन पहले देने जाएगा, आपको पता है स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन पहले, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पहले अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर स्पेसीज की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे, किसको देंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होगी। तो कौन है यहां पर, ये वाला कार्बन अपना बैठा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, तो ये यहां इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा। यहां लीविंग ग्रुप बैठा ही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन वापस से पाई बॉन्ड जनरेट करेगा और क्लोरीन माइनस को बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल हमारा क्या निकला, Cl माइनस बाहर निकल गया और हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई। अब नाइट्रोजन और कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना है और H अपना मौजूद था ही, यहाँ पर H भी है, R3 भी है, ये R3 है आपका, तो ये मौजूद थी, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, तो ये यहां से क्या करेगा, H प्लस को निकाल देगा। जैसे ही H प्लस निकालेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों ही लोन पेयर क्या करेंगे, डोनर स्पेसीज की तरह, डोनर एबिलिटी की तरह बिहेव करेंगे। अब ये डोनर एबिलिटी की तरह बिहेव करेंगे, किस पर जाकर अटैक करेंगे, तो ये इस CH वाले के पास अटैक करेंगे। भाई एसिड बेस रिएक्शन पहले ही होगी, एसिड H प्लस अपना निकल चुका है तो वो Br माइनस यहां से निकालने की टेंडेंसी दिखाएगा अपनी। अब बात आती है कि ये नाइट्रोजन क्यों नहीं कर अटैक, अगर ये नाइट्रोजन इस CH पे अटैक करवा के Br को बाहर निकालता है तो देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 मेंबर रिंग बन रही है, जबकि अगर ये नाइट्रोजन इस CH पे अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है और फॉर्मेशन उसी की सबसे पहले होती है। तो क्या होगा, ये CH पे अटैक करेगी और Br माइनस को बाहर निकालेगी, HBr इधर फॉर्म हो जाएगा और आपके पास एक ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, जिसमें हम टॉटोमरिज्म कराएंगे और हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। टॉटोमरिज्म कराने से आपको देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तरीके से मीजो आयनिक कंपाउंड ही मिल गया। 1 2 3 1 3 डाई एजोलियम 4 ओलेट, आपको एक मीजो आयनिक कंपाउंड
मिल चुका है। ये इसकी दो सिंथेसिस थी, एक थी 1,3 ऑक्साजोलियम 5 फोलेट से और एक थी फ्रॉम एमिडाइन से। अब हम इसकी आगे बात करते हैं तो इसकी सिंथेसिस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम जब इससे आगे की बात करेंगे तो हम यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेनली मैंने आपको लास्ट जो अपने 2 टॉपिक्स करे थे इसमें टाइप ए कंपाउंड्स के, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनानी है। तो हमारा फोकस उस पर ही रहेगा। नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं और ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। ऑब्वियसली होगा क्या, पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा नाइट्रोजन अपना, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होगी, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो हुआ क्या, यहां तो पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड मेंटेन था, इस नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पर इस नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब जैसे ही आया तो अभी भी हमारी 1,3 डाइपोलर स्पेसीज नहीं बनी, अगेन नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, पर साथ में 1,3 डाइपोलर स्पेसीज भी बनाना चाहेगा। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास अब आ गए लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या करेंगे, ये इधर जाएंगे, ये जैसे ही इधर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, यहां पर जैसे ही ऐसा होगा तो ये तो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन था, यहां पाई बॉन्ड जनरेट हो गया, इसके जनरेट होने से इस नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर इस R4 वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज घूम ही रहा था। अब क्या होगा, साथ में ये नेगेटिव इधर, तो क्या हुआ, पॉजिटिव बन गया, ये कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिस वजह से नाइट्रोजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। साथ में ही क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे ही लेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और R2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये थी आपकी 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनाने की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आती है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों ने अभी जैसे यहाँ पर क्या बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनाई है ना, तो ये क्या करेगी, अगर 1,3 डाइपोलर स्पेसीज बनाई है तो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देगी। अगर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन दे रही है तो यहां पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 1,3 डाइपोलर फाइल्स की तरह बिहेव करेगा, 1,3 डाइपोलर फाइल के साथ रिएक्ट भी कर सकता है ना। अब जब ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन देगा तो हम अब इसके अंदर यही पढ़ेंगे, देखिएगा, इट विल गिव 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, है ना, दैट इज इट itself behave as the 1,3 dipolar species and the 1,3 dipolar species react with 1,3 dipolerophiles and gives 1,3 dipolar cycloaddition reaction। तो देख लेते हैं किस तरीके से देगा, कुछ मैंने एग्जांपल्स यहां पर लिख रखे हैं। देखिए सबसे पहले ये डाइपोलरोफाइल क्या करेगा, कोई एल्कीन ले लिया एक डाइपोलरोफाइल की तरीके से और ये 1,3 डाइपोलर स्पेसीज रिएक्ट करेगा। अब बच्चों देखो एल्कीन कैसी है, इक्विवेलेंट ली है मैंने, कहीं पर भी अगर मैं कहूं अगर यहां पर ये जो कार्बोनिल मौजूद है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर भी वही कार्बोनिल सेम नेचर का कार्बोनिल मौजूद है जो उतने ही टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इक्विवेलेंट नेचर है। तो ये नेगेटिव मेरे किसी भी एल्कीन के कार्बन के पास जा सकता है। अगर ये इस कार्बन के पास जाएगा, कार्बन की वैलेंस, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जैसे ही इसने इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भेजे, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये बॉन्ड बना तो देखिए R2 वाले कार्बन के साथ और R4 वाले कार्बन के साथ इस एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये नाइट्रोजन मैंने वही जो इसको पकड़ के ऊपर की तरफ, इसको पकड़ के यहां से ऊपर की तरफ उठा दिया, तो वो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ आपका एक साइक्लिक एडक्ट बन चुका है। अब साइक्लिक एडक्ट बन चुका है तो अब ओवरऑल यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है ये, तो ये नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर मौजूद है तो ये एक तो क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये रिंग टूटेगी। अब टूटेगी तो किस तरीके से टूटेगी, तो वो हम ये देखते हैं कि ये जो लोन पेयर जो मौजूद है ये कहाँ जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो ओवरऑल सबसे पहले कोई भी रिएक्शन होती है तो वो एसिड बेस रिएक्शन देना पसंद करती है।
तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर डोनर एबिलिटी की तरह से बिहेव करेंगे और कार्बोनिल वाले कार्बन के पास जाएंगे। अगर मैं इसको यहां इस तरीके से दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, अब आप कहोगे कि मैम इसके साथ ही क्यों बनाया, इसके साथ क्यों नहीं बनाया, तो देखिए नाइट्रोजन के अगर लोन पेयर इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो देखना कितने मेंबर्ड की रिंग बनती है, 1 2 3 4 5 है ना, एंड 6। जबकि इस वाले कार्बन के साथ बनाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 6 और 5 मेंबर्ड में कौन सी रिंग स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। जैसे ही कार्बोनिल वाले कार्बन पर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस देगा और OMe को बाहर निकाल देगा, बेस आपका बाहर निकल जाएगा। और नाइट्रोजन का इसके साथ बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर इस बॉन्ड का। ये बॉन्ड का ब्रेक होने से ही साथ में क्या हुआ, यहाँ बेस निकला है, O-Me निकला है, तो ये अपने लिए एसिडिक H+ ढूंढेगा, तो ये H+ कहां से निकलेगा, इस वाले H से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ओवरऑल 2 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। देखिए ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन का बॉन्ड किससे बन रहा है, कार्बोनिल के साथ। नाइट्रोजन पे क्या है, R1 है, इसके साथ ये यहां पर मैं नंबरिंग मेंशन कर देती हूँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। नाइट्रोजन पे 1 है ना, फिर 2 नंबर वाला कार्बन को दिया, कार्बोनिल वाला ये 3 ये 4 एंड ये 5। और एक ये अपनी की रिंग, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, पर एक ये वाली रिंग तो बची बच्चों, ये वाली तो रिंग बची है अपनी, ये वो रिंग एज इट इज हमने इसको मेंटेन करा है। सिंपल है एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम रिएक्शन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, वो हम करते हैं डीमेट के साथ। जैसे वहां करी थी सिमिलर वही चीज है यहां पर भी। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने किसके साथ करी है, डीमेट के साथ करी है। वही डीमेट क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोलरोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये 1,3 डाइपोलर स्पेसीज। अगेन वही वाली बात, इक्विवेलेंट है, तो कहीं पर भी जाके रिएक्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज किसी पर भी जाके अटैक कर सकता है। इसने इस कार्बन पर अटैक करा, पाई बॉन्ड टूटा, ये यहां और ये यहां। अगेन बाइसाइक्लिक एडक्ट बन गया। बाइसाइक्लिक एडक्ट क्या है, स्टेबल नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। साथ में क्या है, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो पाई बॉन्ड क्या हुआ, ये यहां जाएगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, ये यहां गया। तो क्या निकल गया स्टूडेंट्स, इस नाइट्रोजन पे क्या था, R1 था। मैंने देखो पूरा ही नहीं लिखा है ना, ये यहाँ R2 था और यहाँ पर आपका क्या है R4। तो क्या निकला, R1 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यहां से बाहर निकल गया और एक आपकी 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिल चुकी है। ये इसकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी सिंथेसिस, यूजेस समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक। ये सारे जो आपके मेसोआयनिक कंपाउंड्स है आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज आते हैं। जैसे कि आज ये वाला हमने डाइजोलियम पढ़ा जो 4-ओलेट वाला, ये आपके फैब्रिक्स को डाई करने के लिए, यानी कि कपड़ों में कलर जो आपको मिल रहा है मोस्ट ऑफ, उसमें भी इसका काम आ ही रहा है ना। तो इनकी अगर सिंथेसिस वगैरह है, मैं कहूंगी मैकेनिज्म है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के आएंगे, नंबर बिल्कुल मिलेंगे इसके, पर विथ मैकेनिज्म करके आएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होता है और स्कोरिंग भी रहता है। तो इनकी मैकेनिज्म थोड़े से अच्छे से समझिएगा, कोशिश करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, बताइएगा इसमें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।